बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। नाज़रीन, गर्मी आ चुकी है। मैं कहने लगी थी शायद आने वाली है, नहीं जी, मौसम में अच्छी खासी तब्दीली आ गई है और अब और कुछ 10-15 दिन गुजरे तो प्रॉपर तरीके से जो है वो आप ये देखेंगे कि शदीद वाली गर्मी भी आ जाएगी और आगे अब गर्मियाँ ही हैं और एक तवील अरसे के लिए हैं। वो सर्दियों वाला सेगमेंट जो आपने इंजॉय करना था वो आप कर चुके हैं। गर्मी आने के साथ मुझे लगता है कि जहाँ लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, लोगों में बर्दाश्त थोड़ी कम हो जाती है, गुस्सा आता है, गर्मी की शिद्दत क्योंकि बढ़ जाती है, वहाँ पर एक और एलिमेंट जो है हम सबकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा अमल दखल रखता है और वो क्या है? बिजली के बिल, जो कि हर जगह पे डिस्कस हो रहे होते हैं। आप समटाइम न्यूज़ इस माइंड से देख रहे होते हैं, पता चले बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, कम हुई हैं, फ़िलहाल तो यही पता चल रहा था बढ़ने जा रही हैं। आप जब बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं तो आपने क्या करना है? अपने घर में अगर आपने एसी चलाना है, ऑब्वियसली ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें कुछ ऐसी हैं ना, कपड़े हर घर में धुलने हैं, वॉशिंग मशीन लगेगी, आपको ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज में चीज़ें रखनी है तो रेफ्रिजरेटर हर घर में होगा जी, वो लगेगा। एसी आप अपनी ज़रूरत के वक्त लगा लेंगे, मैक्सिमम क्या करेंगे जी, सोते हुए लगा लेंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि बिल कम आए। इसके अलावा टीवी, घर में लाइट्स वगैरह, ये सब चीज़ें तो आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं। बट एक आम आदमी ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजार के भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कुछ मैनेजमेंट आपने ऐसी करनी है कि आपका बिल कम आ जाए। मैं बहुत कम तो नहीं कहूँगी, चलें इतना, थोड़ी सी हमारी कुछ लापरवाहियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें नहीं पता होता कि ये भी एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो बिजली है हम उसको ज़ाया करें। चलें ये थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। सेकेंडली, अब वो सारे जिन्होंने सोलर लगवा लिए उनके साथ जुल्म तो हुआ है, अब वो इस जुल्म के साथ गुजारा कैसे कर सकते हैं? अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लोगों ने की उस टाइम पर जब आपने बहुत ज़्यादा सोलर सारिफिन को रिलीफ दिया, लोगों ने अपने जेवरात बेच दिए, लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठी की थी, अच्छा बिलों से बचने के लिए नेक्स्ट कुछ प्लान कर लेंगे। इवन कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ बेची, नहीं जी जल्दी से सोलर लगवा लो, इसका फ़ायदा है। बट हुकूमत ने क्या किया सोलर सारिफिन के साथ? अब उसके बाद सोलर सारिफिन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? वो जो नई पॉलिसी अब लेकर आई उसके मुताबिक सोलर सारिफिन के साथ क्या होगा? अब सोलर सारिफिन इस हालत में रहकर कैसे अपने सोलर से कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे बिजली के बिल से बच सकते हैं, आज के प्रोग्राम में हम वो डिस्कस करेंगे। एनर्जी कंसल्टेंट है जी मोहम्मद अली साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपको पता है जी, गर्मी अब आगे जो है शदीद हो जाएगी, हर घर में एसी भी चलेगा, बिल भी अच्छे खासे आएंगे, भारी भरकम बिल। लोगों ने पिछले साल शिकायतें की, कम एसी चला के भी, मैनेज करके भी बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। ये बिल कम कैसे आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइविंग क्वेश्चंस एज वेल। यानी कि जो आपके सोलर लगवाने का जो एडवांटेज था वो बिल की रिडक्शन ही असल पर्पस था। मतलब ये कोई एज सच नेशनल कॉज नहीं थी, लेकिन लोगों ने अपनी आपको रिलीफ देने के लिए ये सारा मामला किया था। जो बिल है ना वो फंक्शन है बहुत मल्टीपल चीज़ों का। एक तो उसमें आपकी जनरेशन है, आपकी कंजम्पशन है, और फिर आपकी चेकिंग भी है। चेकिंग से मेरी मुराद ये कहने की है कि अब होता ये है कि जो आपके यूनिट्स कंज्यूम्ड होते हैं ना, वो लेस्को के जो रीडर्स हैं वो ज़्यादा यूनिट्स डाल के भी भेज रहे हैं अच्छा लोगों को। तो लोगों की एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब उनको बिल आए तो वो अपने मीटर के साथ उसको टैली करें, या एटलीस्ट उसको जो अब चूँकि उसकी मीटर की जो रीडिंग की जो स्नैप्स हैं वो बिल के ऊपर मौजूद होती हैं। तो आप ये देखेंगे मेरे पास, अच्छा, वो बिल के ऊपर मौजूद होने के बाद भी उसमें गलती की गुंजाइश होती है कि आपके मीटर पे कुछ है? और जी, मुझे चूँकि इसका ख्याल नहीं रहा, मैं अपने साथ वो बिल लिया था। मेरे पास 3-4 ऐसे बिल हैं जो रीडिंग कुछ और है, जो स्नैप है बिल के ऊपर, और उस पर रीडिंग कुछ और है। अच्छा, तो अगर आप वो जो डिफरेंस है, एक तो ज़ाहिर बात है आप इतना कुछ करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे बिल में फ़र्क नहीं पड़ा, तो दैट इज़ बिकॉज कि वो यूनिट 400 कभी 500 यूनिट्स वो ज़्यादा डाल देते हैं। तो आप खुद उसको टैली करें, हर माह आप टैली करके देखें कि क्या रीडिंग वो ठीक है कि नहीं। एक तो ये करें। दूसरा, जो बिल
का जो ताल्लुक है या आपकी कंजम्पशन का जो ताल्लुक है, उसके लिए मेन 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो है आपकी सोलर जनरेशन, ठीक है, आप उसको मॉनिटर करें। उसकी अब ऐप्स आ चुकी हैं, आप डेली उसको मॉनिटर करें, वीकली मॉनिटर करें कि कितनी उसकी पावर जनरेशन हुई है। अगर उसके अंदर कोई कमी आ रही है तो आप अपने पैनल्स को वॉश करें। मोस्ट लाइकली अगर या तो पैनल्स पे डर्ट है तो जनरेशन कम है, 30% तक कमी आ जाती है अगर पैनल्स साफ़ ना हो। पावर जनरेशन में 30% तक कमी आ जाती है। उसके अलावा अगर आपका इन्वर्टर है, अगर ओवर हीट हो रहा है क्योंकि गर्मी है, उसको हीट डिसिपेट करनी है, अगर वो डिसिपेशन नहीं हो रही प्रॉपर तो और ओवर हीट हो रहा है तो उसमें हम कहते हैं, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल डी रेटिंग। थर्मल डी रेटिंग का मतलब ये है कि अगर इन्वर्टर में कैपेबिलिटी है भी पावर जनरेट करने की, तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वो हीट अप ज़्यादा हो रहा है तो वो खुद अपने आप को नीचे ले आता है। यानी अगर उसने 10 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करनी थी तो वो 5 करता है। तो आप वहाँ पे आपके पास यू हैव मार्जिन। तो जो इन्वर्टर्स कूलिंग बेस्ड हैं या फ़ैन बेस्ड हैं, उनके आप फ़िल्टर्स वगैरह देखें। और बेहतर ये है कि आप गर्मियों से पहले एक दफ़ा अपने इन्वर्टर को उतार के उसको एक प्रॉपर टेक्नीशियन से उसको सर्विस करवाएं, ठीक है, ब्लोअर के थ्रू जिस तरह खोल के। तो एक तो ये कि उसकी आप थर्मल डिसिपेशन को कंट्रोल करें। अच्छा, अब ये बड़े पते की बात है, हम लोग समटाइम ये गलतियां कर लेते हैं कि आपने मौसम चेंज हुआ, आपने आपका जो इन्वर्टर लगा है आपने उसको वॉश कराए बगैर, तो उससे क्या होता है कि आपकी बिजली भी ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है। ज़्यादा तो होनी है, देखे ना, ये अगर आप जनरेशन थोड़ी करेंगे तो बिजली कंज्यूम होगी ना ज़्यादा। तो अगर आप अपनी जनरेशन पे नज़र रखेंगे तो ऑब्वियसली कम बिजली कंज्यूम होगी। तो आप इन्वर्टर को इस लिहाज से आप देखें। फिर आप अपनी बैटरीज अगर लगाई हैं तो उनको मॉनिटर करें, क्या वो ओवर हीट तो नहीं हो रही, उनको आप चेक करें। अब ऐसे काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं जैसे थर्मल इमेजर्स हैं, वो लोग रख सकते हैं अपने पास और वो देख सकते हैं कि बैटरी ओवर हीट तो नहीं हो रही। जब वो हीट अप हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा पावर वेस्ट हो रही होती है, उसमें नज़र नहीं आ रहा होता बट हो रही होती है। तो ये तो हो गए जनरेशन साइड पे। फिर आ जाएं आप कंजम्पशन साइड पे। अगर आपने, चूँकि हमारे गर्मियों में सबसे मेजर लोड एयर कंडीशनर का होता है, आप एयर कंडीशनर को भी क्लीन रखें। उसके जो फिल्टर्स हैं अगर आप क्लीन नहीं रखते तो 20-30% इनएफिशिएंट एयर कंडीशनर चलता है। तो आप उसको वीकली क्लीन करें, उस पर नज़र रखें फिल्टर पे। अच्छा, तो आप उसको क्लीन करें। फिर एसी की जो सर्विस है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। यानी अगर उसके जो अपने फिन्स हैं, आप जब तक उनको क्लीन नहीं करते तो वो बड़ा इनएफिशिएंट चलता है। अच्छा, ऑल्दो कि कूलिंग वो कर रहा होता है बट एट द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हुए वो कूलिंग कर रहा होता है। अच्छा। तो अगर आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यानी मैनेज एक करेंगे। चीज तो बात है जी, गर्मियां स्टार्ट होने को हैं, अपने एसी अच्छी तरह से सर्विस करा लें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी बिजली कम खींचे तो बिजली ये एक कम राज है। खींचे। और अब तो ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आपको एसी उतारना नहीं पड़ता। आप लगे हुए एसी पे ही जो प्रेशर गन के साथ अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप उसको लगे हुए को साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि अब ये प्रॉब्लम ये होती है कि लोग उसको उतार के जब दोबारा लगाते हैं तो फिर उसके गैस के प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं। वर्कमैनशिप का प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक तो ये है। फिर एसी के अंदर फंक्शंस ऐसे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक जैसे स्लीप फंक्शन है, हर रिमोट में होता है। एवरी रिमोट हैज़ द हाँ जी, स्लीप फंक्शन, बिल्कुल। ठीक है। आप उसको रात को ऑन कर, स्लीप फंक्शन ये करता है कि आपका जो करंट टेम्परेचर है एसी उस पर ऑन करता है और कोई 2-3 घंटे के बाद वो 2-3 डिग्री ऊपर ले जाता है खुद ही टेम्परेचर। अच्छा, तो आप जब एक दफ़ा सो गए हैं तो फिर तो आपको शायद उतनी ठंड नहीं चाहिए ना। तो उसमें, और बल्कि वो आपकी उठने के लिए भी ज़्यादा अच्छा है कि अगर वो थोड़ा सा, अगर लेट्स से अगर मॉडरेट टेम्परेचर है तो यू विल वेक अप इजीली। इफ इट इज़ टू कोल्ड देन वो आपका उठने का भी थोड़ा सा इशू रहता है। फिर आप उसके जो टाइमर फंक्शंस हैं ऑन ऑफ के, वो आप मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करें और उसका यूज़ जो है वो मिनिमाइज़ करें। और थर्ड जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आप अपने रूम की जो इंसुलेशन है आप उसको ठीक करें। आपकी जो ख़ास तौर पे जो वॉल्स फेसिंग सन हैं उनको आप थर्मली इंसुलेट करवाएं। तो और अपने उस कमरे का जो अननेसेसरी फर्नीचर है उसको आप कम करें। तो फिर ये इस तरह के कुछ मेजर्स लेके आप सरप्राइजिंगली आप एटलीस्ट 50% तक जो है ना, मतलब अपना आधी कंजम्पशन अपनी कर सकते हैं। ये बढ़िया आपने पते की बात बताई है कि आप छोटी छोटी चीज़ों से किस तरह से अगर आप इन पे ध्यान रखें, थोड़ी सी पहले से प्लानिंग कर लें। आप जो एसी चला रहे हैं उसकी कुछ चीज़ें हैं जैसे स्लीप मोड, मुझे नहीं लगता कि टाइमर स्लीप मोड हमने तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया और मेरी तरह बहुत सारे लोग करते नहीं होंगे, लेकिन इसका फ़ायदा देखिए आपको कितना है। अगर आप अपने एसी का टाइमर ऑन कर देंगे, स्लीप मोड ऑन करके सो जाएंगे तो ये आप
आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, अच्छी खासी आपकी बिजली बच जाएगी। जी ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इतनी ज़बरदस्त बल्कि राज की बात बता दी और मैं बहुत हैरान हुई हूँ। हमारे घर जो हमारे अपने एसी के रिमोट हैं और उन पे वो 2-3 बटन मौजूद हैं। अपने ज़रा एसी के रिमोट पकड़ लें, मोहम्मद अली साहब जो बता रहे हैं वो सुन लें, आप एसी भी चलाएंगे, बिल भी कम आएगा और आप हैरान भी हो जाएंगे। मोहम्मद अली साहब। जी जी, ये एक रिमोट मुझे दिया गया है आपके ऑफिस से, तो इसमें मैं इसकी मदद से समझा देता हूँ। आप सबसे पहले तो मैं आपको ये जो स्लीप फंक्शन है, जो सबसे नीचे इसका बटन है एट द बॉटम राइट, ये आपका किसी भी ब्रांड का एसी है ना, तो ये हर ब्रांड के एसी पर ये वाला बटन लाज़िम मलज़ूम मौजूद होगा। जी एब्सोल्युटली राइट। यानी ये जो स्लीप फंक्शन है ना, ये आपको हर रिमोट पे नज़र आएगा और इसका पर्पस ये होता है कि जब आप इसको अनेबल कर देते हैं तो जो करंट टेम्परेचर आपने सेट किया होता है इन एरोज़ की मदद से अप डाउन से, जिसमें हम 24 डिग्री 25 26 डिग्रीज सेट कर लेते हैं, तो आप इस स्लीप फंक्शन को प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर उस वक्त उतना ही रहेगा जितना आपने सेट किया हुआ है। होगा ये कि 2-3 घंटे के बाद वो 20 अगर 4 सेट हुआ हुआ है तो वो 26 तक चला जाएगा खुद ही। अगर और चूंकि वो दैट मेक्स सेंस, क्योंकि आपको सोने के लिए ज़रा थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, बट एक दफ़ा व्हेन यू फॉल अस्लीप फिर आपको उतना कम टेम्परेचर नहीं चाहिए। बट फिर एसी की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा सेव होती है, बिकॉज जो आप 1 डिग्री जब चेंज करते हैं अपना एसी का टेम्परेचर, तो अप टू 8 to 10% पावर में फ़र्क पड़ जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने 2 डिग्री स्लीप फंक्शन ने अगर उसको खुद ही एडजस्ट कर लिया तो 20% सेविंग तो डायरेक्ट आपको मिल गई। ठीक है, ठीक है ना। तो एक तो ये स्लीप फंक्शन का ये है। फिर जो टाइमर है, जो ये जो टी ऑन टी ऑफ लिखा हुआ है, इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं कि एसी आप कब चलाना चाहते हैं और कब बंद करना चाहते हैं। नॉर्मली हमने जब सुबह स्कूल्स या ऑफिस के लिए उठना होता है तो उससे बेहतर होता है कि हम उससे कोई 1 घंटा या आधा घंटा पहले एसी को ऑफ कर दें। तो वहाँ पे नेचुरली पावर की जो है वो काफ़ी एक सेविंग। यानी ये 2 बटन हैं, जादुई बटन, अगर आप इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपको यकीनी तौर पर बिजली का बिल कम आएगा। मोहम्मद अली साहब, अक्सर लोग 22 पे, मैंने 16 पे भी देखा है लोगों को एसी चलाते हुए। आइडियल टेम्परेचर आप क्या रखेंगे और ये टेम्परेचर भी आपके बिजली के बिल के साथ खेलता है? जी बिल्कुल, ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया ना कि आपने जो सेट पॉइंट रखा हुआ है वो आपको कितनी पावर एसी कंज्यूम करेगा वो डिसाइड करता है। अगर आप उसको ज़्यादा कूल पे रखेंगे तो आप डेल्टा टी क्रिएट करेंगे ना, तो एसी का कंप्रेसर उतनी एफर्ट करेगा उसको इक्वलाइज करने के लिए। आइडियल टेम्परेचर की आपने बात की, 26 डिग्री जो है उस पे जो टेम्परेचर है वो बड़ा एक मुनासिब टेम्परेचर डिफाइंड है फॉर ह्यूमन। बट एक टाइम तो ऐसा आता है शदीद गर्मी हो जाती है और आप अगर 26 पे अपना एसी ऑन रख रहे हैं तो वो तो नहीं, वो देखें एसी तो 26 पे ही मेंटेन्ड होता है, बट अब दैट डिपेंड्स ऑन योर इंसुलेशन, योर रूम्स इंसुलेशन, कि आप वो डोर कितना फ्रीक्वेंटली बंद खुल रहा है या और अपनी जो लीकेजेस हैं अगर वो बहुत ज़्यादा है तो फिर देन 26। देखिए 26 का जो कहने का मेरा मतलब है ना, वो 26 है एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी मेंटेन्ड टेम्परेचर। एसी इज स्ट्रगलिंग कि उसको मिनिमाइज करे, बट अगर लॉसेज उससे ज़्यादा हैं देन इट विल नॉट बी 26, देन इट विल बी 28 या 27 29 बिकॉज ऑफ द लॉसेस। ठीक है ना। तो अगर आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज करें, उसको आप प्रॉपरली उसको मेंटेन करें, उसकी सर्विसिंग करें, तो अच्छा ना 26 नहीं तो 25 कर लें। लेकिन ये जो 24 23 22 की हैबिट है, दिस इज नॉट गोइंग। चलें एक प्रैक्टिस करके देखें हमारे नाजरीन। 1 महीना आप एसी 26 पर पूरा चला के देखें, बिल आपको कम आएगा शर्तिया तौर पर। और वो जो आप 16 पे चलाते हैं, 22 पे चला लिया, उससे आपका बिल भी ज़्यादा होता है। ये चीज़ें वाज़ेह हैं। अब इसके अलावा घर में इन्वर्टर पंखे अब बहुत ट्रेंड आ गया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी इन्वर्टर पंखे भी चला लें तो बिल कम आता है, तो अब हमें अपने पंखे भी रिप्लेस करने इन्वर्टर पे जाना है, वाकई बिल कम आएगा? जी डेफिनेटली, बिकॉज जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है टेक्निकली तो वो BLDC टेक्नोलॉजी कहलाती है। इट्स ब्रशलेस DC टेक्नोलॉजी, और DC अप्लायंसेज आर इनहेरेंटली मोर एफिशिएंट देन AC काउंटर पार्ट्स। तो अब ये जो BLDC फ़ैन है उसकी जो एक नॉमिनल वॉटेज जो है इट इज़ फ्रॉम 25 to 30 वॉट्स, यानी 25 वॉट। और अगर आप उसकी स्पीड कंट्रोल कर लें तो वो 25 से 20 वॉट या 15 वॉट पे भी
आप उसको चला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पंखे हमेशा फुल स्पीड पर ही चलाने हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी नीड बेस्ड होनी चाहिए, यानी आप उसे स्पीड कंट्रोल करके तो बस उतना चलाएं जितनी आपको ज़रूरत है। और यस, उससे बिल्कुल फ़र्क तो है, क्योंकि फ़ैन जो है उसने दिन रात चलना होता है ना, तो जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन का जो एक जो डेफिनेशन है, जिसको हम सिग्निफिकेंट एनर्जी यूज़र बोलते हैं, उसके अंदर एक अप्लायंस की अपनी पावर और जो उसका टाइम ऑफ यूज़ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ये डिटरमिन करते हैं कि ये इस पे मतलब वर्थ एफर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। अब कुछ चीज़ें जो मेरे ख्याल से हर घर में होंगी, माइक्रोवेव ओवन का स्विच लगा है, ऑन भी है, अब वो बिजली इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा, हमने उसको जब ऑन करना है तब चलाना है। इसी तरह आपके टीवी का स्विच सारा दिन लगा है, इसी तरह आपका चार्जर का स्विच सारा दिन लगा है। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम बॉदर भी नहीं करते, अच्छा लगी हुई हैं। तो ये क्या, जब स्विच हमारे लगे होते हैं, ऑन होते हैं, तब बिजली इस्तेमाल हो रही होती है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये सारे स्टैंड बाय मोड्स पर होते हैं और अब हमें बिकॉज कन्वीनियंस इतनी उसकी ज़्यादा होती है कि हमें बार बार वो चीज़ों को, आपके एसी तो होते ही स्टैंड बाय पे है ना, क्योंकि आप लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जो एसीज ऐसी जगहों पे लगे हैं, जैसे ड्राइंग रूम है या कोई ऐसे रूम्स हैं जो अब फ्रीक्वेंट नहीं है, या गेस्ट रूम है, उनके आप एटलीस्ट स्टैंड बाय पे ना रखें। आप अपने रूम का तो शायद स्टैंड बाय पे रख सकते हैं, लेकिन जो बाकी जो सारे घर के एसी स्टैंड बाय पे हैं, शायद आप उन्हें मिनिमाइज़ करें। लेकिन ये जो स्टैंड बाय का पावर की जो कंजम्पशन है ना, वो भी अप्लायंस बेस्ड होती है। अब ये टेलीविजन्स की अब इट्स वेरी नॉमिनल, मतलब इट रियली डजंट मेक मच डिफरेंस। बट यस, अगर आप चार्जर, फ़ोन के चार्जर की भी थोड़ी है, लेकिन अगर वो नंबर ऑफ मतलब उसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाती है, घर में 3 चार्जर लगे हैं, 3 नहीं बल्कि मेरा ख्याल है तो 10-10 लगे हैं। लेकिन ये है कि तो फोन है, नहीं, अब तो हर कमरे में एक लगा हुआ है, क्योंकि अब आप चार्जर लिए घूमने की बजाय आप हर कमरे में एक चार्जर पहले ही लगा के, बिल्कुल। तो इसीलिए वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी फिर एक सिग्निफिकेंट पावर कंजम्पशन तो हो जाती है। सही। सो ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें लग रहा होता है कि अच्छा इससे क्या बिल आना है, अच्छा इसको ये लगा है तो लगा रहने दें, बट वो ये होता है कि जी उससे आपका बिल मैटर कर रहा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं, हम जब कहते हैं ना ओहो हमने तो इतनी बिजली इस्तेमाल ही नहीं की तो किस तरह इतना बिल आ गया, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम गलतियां हैं जो हम करते हैं और इन दी एंड हमें बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, आप जहाँ बैठे हैं उस कमरे की लाइट ऑन करें। अब लाइट्स में भी ऑप्शन है कि ये वाली लाइट चलाएं, लगा लें घर में, तो इससे बिल कम आता है, ये एनर्जी एफिशिएंट है। कौन सी लाइट्स लगानी चाहिए घर में? देखिए, अब तो मोस्टली तो अब LEDs ही तकरीबन अब वो सारी रिप्लेस हो ही गई हैं, और LEDs बाय फार आर द मोस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। बट उसमें भी आप के पास एक ऑप्शन होती है कि आप उसकी जो लक्स मीटर जैसे है, या उसकी जो आपको कितनी लाइट चाहिए, उसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है कि आपको अगर बेडरूम में इतनी लाइट चाहिए, लाउंज में इतनी लाइट चाहिए, या जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उनमें इतनी। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पे वो प्लानिंग का कल्चर ज़्यादा नहीं है, तो उसमें भी आपको अगर मतलब 8 अगर आपने लाइटें लगाई हैं तो मे बी आपको 4 चाहिए हो उसमें, समथिंग लाइक दैट। सो ये आपने प्लानिंग करनी है, आपको कहाँ पे कितनी लाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और इस्तेमाल बड़ा मैटर करता है ना, जहाँ बैठ रहे हैं उस जगह पे सिर्फ अगर लाइट्स वगैरह ऑन रखें, बाकी घर में ऑफ रखें, तो ऑब्वियसली इसका फ़र्क तो पड़ता ही है। जी हम ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ले जी, अब बात कर रहे हैं उन सारिफीन के साथ जिन्होंने सोलर लगवा लिया, अच्छे खासे पैसे लगा लिए। मोहम्मद अली साहब, अब वो क्या करेंगे? अब वो सोलर तो लगवा बैठे और हुकूमत ने उनके साथ जुल्म भी कर दिया, अब उन्होंने बिल भी पे करे और फिर सोलर का फ़ायदा तो नहीं रहेगा उन्हें, या रह सकता है? देखें, सोलर का फ़ायदा तो इन एनी केस है। ये तो पॉलिसी मैटर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर आप मुझसे करंट पॉलिसी की बात कर रही हैं तो मुझे आज तक की तो पता है पॉलिसी, अब आगे क्या चेंज हो जाए, शाम को क्या होगी, या उसके अगले दिन क्या होगी, वो पॉलिसी मुझे पता नहीं है। तो वो तो टाइम वेरिंग फंक्शन है, हमारी पॉलिसी तो ऐसे चल रही है। हालांकि बाहर ये होता है कि एक पूरा एक थिंक टैंक बिठाया जाता है, और वो जब भी कोई पॉलिसी चेंज करने लगते हैं तो वो उसके कम से कम कोई 20 साल तक उसके जो नताइज हैं वो हर एंगल से उनको चेक कर लेते हैं, कोई भी पॉलिसी मॉडिफिकेशन से पहले। तो अगर पहले ठीक नहीं थी या अब ठीक नहीं है, आई थिंक ये इससे तो हम काफ़ी आगे अभी फ़िलहाल जा चुके हैं। इसको शायद अगर ठीक करना है तो प्रॉपर एक
वो फिर एक और बॉल गेम बन जाती है। बट अगेन मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। अगर सार्फिन को मौका मिले तो वो भी नहीं छोड़ते। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर आपको एक सैंक्शन लोड या डीजी कैपेसिटी एक दी गई है कि आपने इससे एक्सीड नहीं करना, and you will find most of the cases that exceeding them because they have added more panels later on, exceeding from their contract as well. तो मतलब मैं दोनों साइड से ये बात करना चाहूँगा, if government is अपना रोल अगर प्रॉपर प्ले नहीं करी तो सार्फिन भी को भी मतलब ये म्यूचुअल विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। तो जो इन्वेस्टमेंट है सोलर के ऊपर वो ठीक है, अगर आप जो पहले कस्टमर्स थे अभी तक जो मुझे पता चला है कि वो शायद होल्ड हो गई है, अभी वो एक्सरसाइज नहीं हुई, नेट बिलिंग की तरफ नहीं गई पुराने कस्टमर्स के लिए अभी तक। लेकिन जो नए कस्टमर्स हैं उनके लिए तो फॉर श्योर इट्स गोइंग टुवर्ड्स नेट बिलिंग। बट उसके बावजूद भी सोलर का फ़ायदा बिल्कुल है, और आई थिंक अब ये जो बैटरी कल्चर प्रमोट होने जा रहा है, नेट बिलिंग से ज़्यादा फ़ायदा उनको बैटरी के साथ हो जाएगा। तो क्या करना है, सोलर सारिफिन को इस्तेमाल कैसे करना है? देखें, इस्तेमाल का तो हमने थोड़ी देर पहले उसको डिस्कस कर लिया ना कि कैसे वो अपना कंजर्व करके और वो कर सकते हैं। तो इसमें जो अब नए सारिफिन है उसको अपनी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए जो पीक आवर्स हैं, यानी 10 बजे से 2 बजे तक अपनी जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं वो उस रेंज में अगर वो चला लेते हैं तो दे विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। सही, बिकॉज जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना वो उतना बेनिफिट उनको उधर से नहीं मिलेगा। उनको ज़्यादा फ़ायदा अपनी सेल्फ कंजम्पशन में है। तो जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं जैसे वॉशिंग है, वाटर टैंक है या और ऐसी चीज़ें हैं, वो अगर उस टाइम के ऊपर ज़्यादा फोकस, आयरनिंग है इवन, जी बिल्कुल, आयरनिंग है वो तो हमने शाम को ही करनी होती है, आपको पता ही है सारा। बिल्कुल। तो वो सुबह अगर उस टाइम पे कर लेंगे तो आई थिंक दे विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। ये यहाँ पे भी थोड़ी सी मैनेजमेंट है, थोड़ी सी प्लानिंग है जो करके आप फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, हमने जाना एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं नया शहर जो कि रूडा की जानिब से आबाद किया जा रहा है, और आबादी का ये काम जो है बहुत तेज़ी से जारी है जी। नया शहर आबाद हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के काम, और इसके साथ साथ जो चीज़ें अप्रिशिएट करनी चाहिए वो ये कि वो मसाइल जिनका हमें सामना हमेशा रह रहा है, ये प्लानिंग ऐसी की जा रही है कि जब ये पूरा नया शहर आबाद हो जाएगा तो एटलीस्ट यहाँ पर वो मसाइल नहीं होंगे। हम यहाँ पर ट्रैफिक, स्मॉग, पोल्यूशन, इतने सारे मसाइल हैं, पूरा साल हम इन्हीं से गुजर रहे होते हैं। तो रूडा की जानिब से जो ज़बरदस्त प्लानिंग की जा रही है उसमें सबसे पहले जिस चीज़ का हमने जिस फ़िज़ा में सांस लेना, अगर वही साफ़ नहीं होगी तो क्या होगा। मैं तो आज भी इर्द गिर्द हर बंदा देख रही हूँ खांसी कर रहा है, 2 दिन मैं इतनी शदीद बीमार रही हूँ। तो ये बेसिकली हमारा इन्वायरमेंट ही है जो हमें इस तरह का रख रहा है। हमने बात करनी है ये जो ये नया शहर आबाद किया जा रहा है, इसमें इन्वायरमेंट के हवाले से क्या काम किया जा रहा है, माहौल दोस्त इक़दामात क्या क्या किए जा रहे हैं, इस पर रोशनी डालने के लिए हमारी मेहमान नादिया ताहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर ग्रीन इनिशिएटिव हैं। तो ग्रीन इनिशिएटिव से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आगाज़ ही उन्होंने स्टार्ट ही ग्रीनरी से कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नादिया साहिबा, ठीक ठाक है आप? खैरियत, बिल्कुल ठीक। रोज़े अच्छे गुजरे? अच्छे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। सो नया शहर तो आबाद हो रहा है, जो हम कहते हैं ना माहौल दोस्त होना, जो हम कहते हैं कि एटलीस्ट जिस फिज़ा में हमने रहना है वो साफ़ सुथरी, वो लाहौर में नहीं है। हर दूसरा बंदा, अब स्मॉग सीजन के अलावा भी हम देख रहे हैं बीमार रहता है हर बंदा, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा ऐसा हो गया, पोल्यूशन इतनी है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं रहा। सो रूडा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेके चल रहा है? थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया, और हमेशा की तरह जिस तरह से हम अवेयरनेस भी जनरेट करते हैं और रूडा के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। अभी भी रूडा के प्लान्स और रूडा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एनवायरनमेंट और ग्रीन एरियाज़ का ख्याल रखा जाता है। और उसी तरह से जिस तरह से हमारा अभी जो अगर ग्रीन एरिया की अगर आप बात करें रूडा के अंदर तो तकरीबन 25% है ऑफ इट्स टोटल जुरिस्डिक्शन।
सो इसका चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया कि हर प्रोजेक्ट के अंदर जो ग्रीन एरियाज़ हैं वो भी इस्टेब्लिश रहें और इन फ्यूचर भी वहाँ पे कोई इस तरह की तामीरात ना की जा सके। और इसके साथ साथ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ और जितने भी प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आते जाएंगे वो बाय लॉज एंड रेगुलेशंस वो इन्फोर्स किया जाएगा। अच्छा नादिया, मैं आपको ग्रीन बात एरिया बताऊं? डिस्टर्ब ना कर सके। हमारे यहाँ ना फाइल्स में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ये ग्रीन एरिया है, तो वो ग्रीन एरिया भी बाद में हमें पता चलता है नहीं जी वहाँ पे भी घर बन गए। तो रूडा ये इंश्योर कर रहे हैं कि कम से कम जो चीज़ें डिक्लेयर कर दी गई हैं वो इधर से उधर नहीं हो गई। बिल्कुल, जो नई सोसाइटीज़ होंगी उनमें तो ये इंश्योर किया जा रहा है कि ये चीज़ है, और जो पहले की हैं क्योंकि रेगुलेशंस हैं तो उनकी इन्फोर्समेंट है, सो वो इन्फोर्समेंट के थ्रू ये चीज़ें बिल्कुल की जाएंगी, की जा रही हैं। और जो वायलेशंस होती हैं फिर उन पर इन्फोर्समेंट एक्शंस भी होते हैं, सो उनको नोटिस किए जाते हैं, सो उनके साथ लाइजॉन किया जाता है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम वो स्मॉग के दिनों में देखते हैं बड़ी कार्रवाइयाँ आपकी चलती हैं, सो वो तब ही चलती है कि पूरा साल वो सिलसिला ऐसे ही रहता है? कुछ टाइम में होता है कि वो कुछ टाइम पीक टाइम होता है और वो स्मॉग सीजन जिसको हम कहते हैं उसमें होता है। बट अब हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि थ्रू आउट द ईयर ही हम इसको कैरी ऑन कर सकें, क्योंकि ये एक टाइम की एक्सरसाइज नहीं है, ये इसमें कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, तो वो इंशाल्लाह अब जारी रहेंगे। लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था, बिल्कुल, मतलब अब बाग उस तरह से नहीं है, अब बस हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, घर बनते चले जा रहे हैं, बाग ख़त्म होते जा रहे हैं। एक चीज़ तो समझ आ गई है कि आपका माहौल साफ़ सुथरा प्लांटेशन की वजह से होगा। जितनी आप ग्रीनरी लेकर आएंगे, सो रूडा इस पर कैसे अमल दरामद कर रहा है? देखिए, क्योंकि बहुत दफ़ा इस पे बात हो चुकी कि रागजोग फॉरेस्ट था जिस पे सबसे पहले काम शुरू हुआ और मोर देन 200 एकर्स वहाँ पे, और अभी तो वो बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट है अगर आप विज़िट उसको करें। तो उसके साथ साथ जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर प्लांटेशन को बड़ी अहमियत दी जाती है, उसके लिए बाकायदा प्लांटेशन का बजट रखा जाता है, और उसके साथ साथ जो ग्रीन एरियाज़ हैं वो इसी तरह से मेंटेन किए जा रहे हैं। सो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट उसके अंदर पार्ट समझ लें, एक इसेंशियल पार्ट समझ लें कि उसमें रखा जाता है। सो इस चीज़ का ख्याल रखा जाना ही एक आपको एक सक्सेस की तरफ लेके जाता है कि जो स्मॉग मिटिगेशन का भी पार्ट रहता है। सही, ज़बरदस्त। अब आपके जो रिहायशी इलाके हैं, जो आपके कमर्शियल इलाके हैं, या फिर अभी रिसेंटली पता चला जी वो जो नया इंट्रोड्यूस कराया गया जी हाउसिंग स्कीम्स के साथ साथ फार्म हाउस, वहाँ पर भी, तो इन जगहों पर भी जो आपका ग्रीन एरिया है, जो आपके फेसिंग पार्क हैं, वो लाजमो मलजूम है जी, पार्क्स तो लाजमी होंगे हर जगह पर। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें कि मास्टर प्लान, क्योंकि मास्टर प्लान बनाकर एक शहर का आगाज़ किया गया और उस मास्टर प्लान के अंदर ही वो सारी स्पेसेस पहले से आइडेंटिफाइड हैं, और ये बड़ा आसान है फिर आगे उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जब आपके पास आइडेंटिफाइड स्पेसेस नहीं है, जी बिल्कुल, तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करना भी आसान होता है। इसी तरह जितनी नई डेवलपमेंट होती जाएगी, चाहे उसमें इंडस्ट्री है, कमर्शियल है, हाउसिंग स्कीम्स हैं, तो वो उसी प्लान के तहत ही जितने जोन्स बने हुए हैं, प्रिसिंक्ट्स हैं हमारे, सो वो अर्बन प्लानिंग उसकी बिल्कुल की गई है और उसके मुताबिक ही वहाँ पे अप्रूवल्स भी होती हैं, और जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ से दूर रखा गया इंडस्ट्रीज़ को भी। सो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उस मास्टर प्लानिंग के तहत ही अमल में लाई जा रही। देखिए ना, आपका कमर्शियल, हमें लाहौर में सबसे ज़्यादा मसाइल कब हुए? जब आपके रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ घरों में लग गई, वो फिर क्या हुआ जी, ट्रैफिक का वहाँ पर आना जाना हो गया, लोगों का फुटफॉल ज़्यादा हो गया, मसाइल वहाँ से बढ़ना शुरू हो गए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आज हम गुजर भी रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे मसाइल हम भुगत भी रहे हैं। कमर्शियल एरिया बिल्कुल अलहदा, रिहायशी एरिया बिल्कुल अलहदा, लोगों में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? इंडस्ट्रियल जोन्स इसीलिए उनको इस्टेब्लिश किया गया, और अभी जो फर्दर अप्रूवल्स आएंगी या फर्दर केसेस आएंगे उसमें अब ये ज़्यादा चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि जो इस तरह से जोनिंग जिस तरह करते जा रहे हैं तो उसमें रेजिडेंसेस बिल्कुल सेफ प्लेसेस पे हो जाएंगी और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक जगह के ऊपर नज़र आएंगी। सो उससे ये होगा कि जो समटाइम्स बहुत ज़्यादा हैज़र्डस टाइप ऑफ इंडस्ट्री होती है और फिर कुछ कम और कुछ ऐसी होती है जो आप रेजिडेंशियल एरियाज़ के साथ विद SOPs हो सकती हैं, जैसे से कोई वेयर हाउसेज हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें जिसमें कोई एमिशंस नहीं है, कोई इफ्लुएंस नहीं है। सो उनके लिए कैटेगराइजेशन है और वो उसी तरह अपने जोन्स के मुताबिक उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है नादिया, हम यहाँ पर अक्सर सुन रहे थे कि हर घर को पाबंद किया जाएगा, वो ग्रीन एरिया रखे, कम से कम एक दरख्त लाजमी लगाए। अगर ये बाकी प्रैक्टिस
कर ली जाए ना तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो बिल्कुल। जाएंगे। तो रूडा भी कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है कि कम से कम घरों को पाबंद किया जाए कि ग्रीन एरिया लाजमी रखें, दरख्त लाजमी लगाएं, क्योंकि हमारी बचत इसी में ही है। बिल्कुल ऐसा है कि जैसा चहार बाग अभी ऑपरेशनल फेज़ में जा रहा है, वहाँ पे पहले घर की कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो गई है। तो जब घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो बाय लॉज में ग्रीन एरिया उनको अपना इस्टेब्लिश करना है और नंबर ऑफ़ ट्रीज़ भी उन्होंने मेंटेन करने हैं। सो ये इन्फोर्समेंट टीम इसको बिल्कुल इंश्योर करवाएगी। सही। तो ये चीज़ें बड़ी अहम हैं जी, क्योंकि हमने अपनी आने वाली नस्लों को अगर महफूज रखना है तो यही एक रास्ता है। अदरवाइज अच्छा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं कि वो लोगों में फ्री प्लांट्स जो हैं वो तकसीम किए जाए। ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है। आपको ना एक मिलजुल कर एक ताउन से लोगों के ना, लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छा जी हमें इसमें आना है और हमें प्लांट्स लगाने हैं। बिल्कुल जब हम जोग पे काम कर रहे थे तो ये सारी एक्टिविटी की गई। अच्छा। वहाँ पे स्कूल के बच्चों को बुलाया गया और वो सारा जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की गई प्लांट्स की, और आगे भी इसी तरह से ये किया जाएगा। अभी मार्च में फॉरेस्ट डे आ रहा है, सो तब भी एक ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, सो लोगों में अवेयरनेस भी जनरेट हो और हम अपना एक फ्रीज़ा भी अदा कर सकें। इन चीज़ों के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। सो आपकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो सरप्राइज विजिट होते हैं, मेंशन कोई लोगों की शिकायतों पे आप जाके विजिट करते हैं, या दोनों तरह से आपके काम चल रहे हैं? ये मिला जुला ही होता है ठीक है। कि सरप्राइज विजिट भी हो सकते हैं और जो रैंडम मॉनिटरिंग हो रही होती है उसका भी वो हिस्सा होता है, और कोई कंप्लेंट्स होती हैं तो उनको भी रिजॉल्व किया जाता है, क्योंकि समटाइम्स टीम्स जाती हैं और उस वक्त वो एक ग्रीवेंस नहीं एड्रेस हो सकता, या तो जो भी कंप्लेंट आती है फिर उसको रिजॉल्व किया जाता है अकॉर्डिंगली। और इसके साथ साथ बताती चलूँ कि हमारा महमूद बूटी डंप साइट वो भी अब तकरीबन कंप्लीशन फेज़ के अंदर है। मार्च से अप्रैल में काफ़ी हद तक उसका काम ख़त्म हो जाएगा, और क्योंकि ये स्प्रिंग सीज़न है तो वहाँ पे जो हमारी प्लांटेशन है वो बिल्कुल अलाइंड है एज़ पर जो भी हमारी प्लान था, और उसके साथ साथ ये आप 1-2 माह में बड़ी अच्छी वहाँ पे आपको प्लांटेशन जो है वो नज़र आएगी। सही। क्योंकि आप डायरेक्टर हैं ग्रीन इनिशिएटिव, तो मज़ीद भी आगे कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेंगे कि माहौल दोस्त हों और आपको एक खूबसूरती वाला एलिमेंट भी नज़र आए? बिल्कुल उसके साथ साथ ये कि जिस तरह से गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ आती रहती हैं साथ साथ, और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिस तरह से ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं। सो हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर जो चार्जिंग स्टेशंस जो फ्यूल स्टेशंस हैं उनके ऊपर हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ पे ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी वो इंस्टॉल करें, और उनको एक टाइमलाइन दी गई है कि वो उसके टाइम के अंदर उसको मेंटेन करें और वहाँ पे वो ऑपरेशनलाइज हो जाए। क्योंकि अब ये चीज़ें तो ना अभी से ही आपकी प्लानिंग का हिस्सा होंगी। अब हम कह रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना है, आपको ये तमाम चीज़ें, तो ये आप देखें कि जो नया शहराबाद किया जा रहा है उसकी मास्टर प्लानिंग वहाँ पर अभी से ही ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। हम जो शहर में अपने देखते हैं लाहौर में कार्रवाइयाँ जो टाइमली आके होती हैं, स्मोक का सीज़न शुरू हुआ तो चलें जी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे भट्टों के ख़िलाफ़, आप जाके जी रेस्टोरेंट्स में कार्रवाइयाँ शुरू कर दे, बारबेक्यू शॉप से चले जाएं। बट यहाँ पर जब आप चीज़ें स्टार्ट से लेके चल रहे हैं, एक चीज़ अल्टीमेट है, दरख्त लगानी है। हम अगर इस चीज़ को अपना पाबंद कर लेंगे ना कि लाजमी हमने ये करना है, तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि आप इर्द गिर्द का माहौल उस जगह का भी देख लें जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा और जहाँ पर सारा कंक्रीट है वहाँ का माहौल भी देख लें, अच्छा खासा आपको डिफरेंस सांस लेने में महसूस होगा। तो वाज़े तौर पे ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। एंड येस, दो तरफ से ताउन है, हुकूमत कुछ करती जाएगी, आप नहीं कुछ करेंगे तो कहाँ से चीज़ें बेहतर होंगी जी। ये हमारा और हुकूमती सतह पर मिलजुल के ताउन से ही चीज़ें बेहतर होंगी। थैंक यू सो मच नादिया साहबा, गुड लक। हम चाहते हैं इसी तरह से ये आबादकारी का अमल भी जारी रहे और यस एक अच्छा खूबसूरत शहर जो है वो इंशाल्लाह सामने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।